जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है एसिड बेस एंड साल्ट से रिलेटेड। एसिड किसको बोलेंगे, अम्ल आखिर है क्या, आपको इतना इजी करके बतला रहे हैं एसिड के डिफिनेशन जो स्वाद में हमें खट्टा लगे। अर्थात दुनिया का वैसे सभी पदार्थ जिसको हम टेस्ट करें तो टेस्ट में हमें खट्टा लगे वही तो है आपका अम्ल। ठीक है, इससे आसान दूसरा कोई डिफिनेशन इसका हो नहीं सकता। फिर से समझिए अम्ल किसको बोलेंगे। तो दुनिया का वैसे सभी पदार्थ जो स्वाद में अर्थात चखने पर टेस्ट करने पर हमें खट्टा लगे उससे हम अम्ल कहेंगे। अम्ल की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में चेंज कर देता है। दूसरा प्रॉपर्टी हो गया कि दुनिया का वैसे सभी पदार्थ अम्ल कहलाएंगे जो जल में घुल करके H+ आयन को मुक्त करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी हो गया इसका कि जब हम किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो प्रत्येक अवस्था में वहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, और जो स्वाद में खट्टा लगता है, ये आपका प्रॉपर्टी हो गया अम्ल का। अंडरस्टैंड? आशा करते हैं आप इससे सही समझ गए होंगे। आगे आपको भस्म अर्थात बेस की तरफ ले चलते हैं। बेस किसको बोलेंगे, भस्म किसको बोलेंगे? तो दुनिया का वैसे सभी पदार्थ आपका भस्म कहलाएगा जो जल में घुल करके OH- आयन को मुक्त करेगा। अर्थात दुनिया का ऐसे सभी पदार्थ जिसको हम जल में डालेंगे ना तो OH- आयन मुक्त करेगा प्रत्येक अवस्था में, वो आपका भस्म कहलाएगा। ठीक है, भस्म के भी कुछ अपनी प्रॉपर्टी है अर्थात विशेषताएं हैं, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया कि दुनिया का वैसे सभी पदार्थ भस्म कहलाएंगे जो जल में घुल करके OH- मुक्त करता है। दूसरा प्रॉपर्टी, वैसे सभी पदार्थ भस्म कहलाएंगे जो लाल लिटमस पत्र को नीला में कन्वर्ट कर दे। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी कि जब हम किसी भस्म की अभिक्रिया किसी धातु से कराते हैं तो धातु का ऑक्साइड बनाता है। ये हो गया आपका अम्ल और भस्म। पिछले वीडियो में हमने आपको इतने तक तो बतला ही दिया था। इसके बाद आपको ले चलते हैं प्रबल अथवा शांत अम्ल की तरफ, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको बोलते हैं। किसको बोलिएगा आप? स्ट्रॉन्ग एसिड। डिफिनेशन क्या है इसका, इसके तरफ आपको ले चलते हैं। दुनिया का वैसे सभी पदार्थ जो जल से अभिक्रिया करके अर्थात जैसे ही उसको जल में डाला जाता है बहुत अधिक मात्रा में H+ आयन को मुक्त कर देगा, वो आपका शांत अथवा प्रबल अम्ल कहलाएगा। दैट्स मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, फिर समझिए इसको कि दुनिया का वैसे सभी पदार्थ जिसको हम जल में डालते हैं तो प्रत्येक अवस्था में बहुत अधिक मात्रा में H+ आयन को मुक्त करता है, वो आपका प्रबल अथवा शांत अम्ल कहलाएगा। जैसे हो गया HCl, H2SO4, HNO3, HCl जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही इसको जल में डालते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में बहुत जल्दी, यूं कहे तो चंद सेकंड में ही हमें H+ आयन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका प्रबल अम्ल कहलाएगा। या फिर H2SO4, H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका अलग दूसरा नाम है तेजाब, बैटरी एसिड, किंग केमिकल, रसायन का राजा। ठीक है, ये सब आपका H2SO4 को ही बोलते हैं। ये H2SO4, HCl और HNO3 अर्थात इसका दो नाम है, सोरे का अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। याद रहेगा, इस HNO3 को हम लोग बोलते हैं सोरे का अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। सबसे प्रबल अम्ल यही है दुनिया में, HCl, H2SO4 और HNO3। ये तीनों अम्ल अपने आप में खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। इन तीनों में अगर बात करें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है तो आपका H2SO4 है। किसी के बॉडी को गलाना है तो H2SO4 में, H2SO4 के विलयन में आप 2 दिन तक उसको सुला कर रखिए, उसका मांस गल जाएगा। 2-4 दिनों तक लगातार उसको H2SO4 में डुबा कर रखिएगा, उसका हड्डी पता नहीं चलेगा कहाँ गया। इसको तेजाब बोलते हैं। यहां से आप एक ड्रॉप ऑफ H2SO4 गिराओगे तो छेद करके यहां से निकल जाएगा H2SO4। ये इतना शांत होता है H2SO4, जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, तेजाब के नाम से जानते हैं, या फिर बैटरी एसिड के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम किंग केमिकल रसायन का राजा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये तीनों अम्ल अपने आप में प्रबल अम्ल या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है।
इसका डिफिनेशन आप कैसे दोगे, तो दुनिया का ऐसे सभी पदार्थ जो जल में घुल करके बहुत अधिक मात्रा में H प्लस आयन को मुक्त करता है वो आपका प्रबल अम्ल कहलाएगा। और ये हो गया आपका प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल। दूसरी तरफ आपको ले चलते हैं तो तनु या फिर दुर्बल अम्ल, दैट मीन्स वीक एसिड किसको बोलेंगे। तो दुनिया का वैसे सभी पदार्थ जो जल में घुल करके बहुत कम मात्रा में H प्लस आयन को मुक्त करते हैं और वो आपका तनु अम्ल कहलाएगा या फिर दुर्बल अम्ल। फिर से इसको समझिए, दुनिया का ऐसे सभी पदार्थ जिसको हम लोग जल में डालते हैं तो बहुत कम मात्रा में लैकिंग अर्थात कम मात्रा में H प्लस आयन को मुक्त करता है और वही तो है आपका दुर्बल अर्थात तनु अम्ल। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे में हो गया आपका CH3COOH अर्थात इसका दो नाम है, सिरका इसको बोलते हैं या फिर इसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, सिरका जो है ईख के रस को कहा जाता है, तो ईख के रस में आपको CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल पाया जाता है ईख के रस में। ठीक है, और वहीं अगर बात करें H3BO3 ये आपका बोरिक अम्ल कहलाता है। बोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H3BO3। ठीक है, तो बोरिक अम्ल और सिरका अर्थात एसिटिक अम्ल दोनों ही दुर्बल अर्थात तनु अम्ल का एग्जाम्पल है। दुनिया का वैसे सभी पदार्थ जो जल में घुल करके बहुत कम मात्रा में H प्लस आयन को मुक्त करते हैं वो आपका कौन है, सिरका और बोरिक। इसके हम तनु या फिर दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। समझ में आया इतना, आशा करते हैं अवश्य समझ में आएगा। उसके बाद आपको पीएच स्केल की तरफ लिए चलते हैं। पीएच स्केल किसको बोलोगे आप, व्हाट इज पीएच स्केल। ठीक है, क्योंकि अपने आप को आप इस कदर चेंज कर लो कि आपको पाने वाला आपकी कदर करे और आपको खोने वाला अफसोस, और अफसोस के अलावा उसके पास दूसरा कोई पदार्थ न रह जाए। पीएच स्केल किसको बोलोगे आप, तो इसका डिफिनेशन है सिंपल सा कि किसी बिलियन के पीएच का मान उसमें उपस्थित H प्लस आयनों के लघुगुणक अर्थात लॉगरिथम के ऋणात्मक मान होता है। फिर से समझिए, किसी बिलियन में पीएच का मान उसमें उपस्थित लघु H प्लस आयनों के लघुगुणक अर्थात लॉगरिथम के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, अर्थात पीएच स्केल बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, अर्थात पीएच स्केल पीएच बराबर द वैल्यू ऑफ पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। ये आपका पीएच स्केल अर्थात पीएच मान का डिफिनेशन है। फिर से समझिए, किसी बिलियन में उपस्थित पीएच का मान उसमें उपस्थित H प्लस आयनों के लघुगुणक के ऋणात्मक मान होता है, अर्थात पीएच स्केल पीएच वैल्यू पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, यह आपका पीएच स्केल आ गया। तो कुछ दुनिया में पदार्थ होते हैं उनका पीएच वैल्यू कितना कितना होता है। एग्जाम में बहुत से कोई भी आप कंपटीशन एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हो तो वहां पर पूछता है कि निम्नलिखित में से जैसे में टमाटर का पीएच मान कितना होता है, पेशाब का पीएच मान कितना होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान होता है अर्थात ब्लड का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो इन सब पीएच मान को हमने एक डाटा के रूप में तैयार कर दिया है, आप इसे अवश्य देख लीजिए। जैसे हो गया अमाशय रस अर्थात आपके पेट का जो पीएच मान होता है ना, 1 या फिर 1.0 यहाँ पर लिखा रहता है के बराबर होता है, 1.0 या फिर 1 अमाशय रस। देखिए इसका हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा यूज है। अगर पीएच का मान 1.0 से अधिक हो जाए तो लोगों का जो बाल है ना, बाल ये सफेद दिखने लगता है। ठीक है, ये कब होता है, जब आपके शरीर में आपके पेट में पीएच का मान घटता बढ़ता है, कम बेसी होगा 1.0 से, 1 से कम होगा या फिर अधिक हो जाएगा तो 1 से अधिक होगा तो आपका बाल सफेद होने लगेगा और आप बहुत सारी समस्याओं से रोगों से ग्रसित होने लगेगा, आपका पेट में दर्द होने लगेगा, जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगेगी जिसको हम लोग गैस या फिर एसिडिटी बोलते हैं। वो आपका अमाशय रस के पीएच का मान जो घटेगा बढ़ेगा तब आपका इस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। नींबू का रस जो होता है इसमें 2.5 पीएच मान होता है। सिरका अर्थात सिरका किसको बोलते हैं, तो ईख के जूस को अर्थात ईख के रस को हम सिरका बोलते हैं। इसमें 3.0 या फिर 3 होता है क्या पीएच मान। टमाटर के रस में वैसी बात करता है 4.1 होता है। लोगों के पसीने का पीएच मान 4.5 होता है। अम्लीय वर्षा एसिडिक रेनफॉल कब होती है, तो जब हम कार्बनिक पदार्थों को जलाते हैं जैसे प्लास्टिक,
टायर, चमड़े का कोई वस्तु हो गया, और उसको जलाते हैं तो जलाते समय वहां से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फाइड गैस, सल्फेट गैस इत्यादि इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जा करके ऊपर हमारे वायुमंडल में बादलों से मिल जाते हैं और संघनित होकर के जब बारिश के रूप में गिरते हैं तो आपका अम्लीय वर्षा कहलाता है। और अम्लीय वर्षा का हमारे दैनिक जीवन पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6। याद रखिएगा। पेशाब, लोगों का जो पेशाब होता है उसमें एसिड पाया जाता है, अर्थात वो खट्टा होता है, और उसका पीएच मान होता है 6.0 या फिर 6। लोगों का जो दूध होता है, तो दूध में पीएच वैल्यू जो होता है उसका मान होता है 6.5। दूध का पीएच मान 6.5, अर्थात दूध भी हल्का बहुत खट्टा होता है। ठीक है, और शुद्ध जल अर्थात प्योर वाटर का जो पीएच मान होता है 7.0। जो हम लोग अपने घरों में जल को, ड्रिंकिंग वाटर, पानी को पीने के लिए हम जब यूज करते हैं वो प्योर वाटर नहीं होता है, वो शुद्ध जल नहीं होता है, वो अशुद्ध जल रहता है। क्योंकि शुद्ध जल को आप पीजिएगा तो कोई स्वाद ही, टेस्ट ही नहीं लगेगा। वो आपको लगेगा ही नहीं कि खट्टा है कि मीठा है, सादा की तरह आपको लगेगा। ठीक है, वर्षा का जल जो है वो शुद्ध होता है, परंतु जब नीचे आता है तो धूलकण से मिल करके अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, और डिस्टिल वाटर वो आपका जो होता है शुद्ध होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.0, अर्थात ये न तो अम्ल होता है, न ही भस्म होता है, ना तो एसिड होता है, न ही बेस होता है। ठीक है, उसके बाद आंसू का जो पीएच मान होता है 7.3। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम रहे तो वो एसिड कहलाएगा, अर्थात अम्ल कहलाएगा। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक हो जाए तो आपका बेस कहलाएगा। ठीक है ना, और 7 रहे किसी पदार्थ के पीएच मान तो न तो वो एसिड है न ही बेस है। इक्वल अर्थात उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो शुद्ध जल जो है इसका पीएच मान 7 होता है, और आंसू का पीएच मान 7.3 होता है। ठीक वैसे ही लोगों के ब्लड अर्थात रक्त का पीएच मान जो है आपका 7.4 होता है। पीत का पीएच मान 7.5 से 8.8 तक होता है, और चूना जल का पीएच मान जो होता है आपका 11 के करीब होता है। तो ये है कुछ दुनिया में पदार्थ और उनका पीएच मान। ये आपका कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हो तो कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से चूना जल का पीएच मान कितना होता है, तो 11। लोगों का रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। टमाटर का रस का पीएच मान कितना होता है, तो 4.1। ठीक है, इस तरह से शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7.0 या फिर 7। लोगों का पेशाब का पीएच मान कितना होता है, तो 6। दूध में पीएच मान कितना होता है, तो 6.5। इस तरह से आपको कंपटीशन एग्जामिनेशन में पीएच वैल्यू पूछा जाता है। आप इसे अवश्य कंठस्थ कर लें। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है, आपका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए पीएच वैल्यू का हमारे दैनिक जीवन पर, डेली लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, यूज क्या है इसका, उसी को हम आपको अब बतलाने जा रहे हैं। जिसमें पहला है आपका पाचन तंत्र पर प्रभाव। तो पीएच का मान हमारे पाचन तंत्र पर, डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या प्रभाव देता है, इफेक्ट क्या डालता है। देखिए जब हम कई घंटों तक लगातार उपवास रह करके और भोजन नहीं करते हैं तब हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ने लगता है। ऐसी कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। एज ए स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको उपवास नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, खैर लोगों का अपना अपना सोच। अगर आप उपवास रखते हो, कई घंटों तक आप भोजन नहीं करते हो, तो होता क्या है कि आपके पेट में एसिड की मात्रा बढ़ने लगता है, और एसिड की मात्रा बढ़ने लगता है अर्थात HCl। हम सभी सजीवों के पेट में HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती है तो होता क्या है कि हमारे पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, और लगातार कई घंटों तक हम नहीं खाएं तो एसिड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे हम हमारे बॉडी में, हमारे पेट में दर्द जैसी घटना उत्पन्न हो जाता है, गैस जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इतना ही नहीं कि अगर बहुत अधिक दिनों तक हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ रही है लगातार, पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, तो धीरे धीरे हमारे बाल जो है सफेद होने लगते हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारे सर के बालों पर पड़ता है। ठीक है, तो बाल सफेद तभी
होते हैं तभी आपको दिखलाई देते हैं जब आपके पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, अर्थात पीएच मान इसका जो बढ़ जाता है। HCl का पीएच मान 1 से अधिक हो जाएगा तो बाल सफेद दिखाई देने लगेंगे, समय से पहले आप बूढ़े लगने लगोगे। ठीक है, ये आपका पाचन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा है आपका दांतों पर प्रभाव। दांतों पर पीएच वैल्यू का प्रभाव क्या पड़ता है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना में उपस्थित शर्करा अर्थात शुगर जो है हमारे मसूड़ों से चिपक जाते हैं, और हमारे मसूड़ों में जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, इस शर्करा को धीरे धीरे तोड़ता है, तोड़ करके ये लैक्टोज फ्रक्टोज में मल्टोज में चेंज करता है। जब चेंज करता है तो हमारे मुंह में एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, अर्थात हमारा दांत उस समय अम्लीय हो जाता है, और इसको साफ करने की आवश्यकता रहती है। तो अभी जाकर के जैसे हम सो करके सुबह में प्रत्येक रोज उठते हैं और दांतों को साफ करते हैं, या तो दातुन से, नीम के दातुन से, या फिर ब्रश पेस्ट से। ठीक है, तो पेस्ट या फिर नीम के दातुन जो होता है आपका बेस होता है, अर्थात वो भस्मीय होता है, और जैसे ही उसको हम लोग दांतों पर रख करके रगड़ते हैं तो भस्म और अम्ल मिल करके आप जानते हो कि नमक तथा जल बनाता है, अर्थात इसको हम लोग उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। तो जैसे ही अम्ल के संपर्क में भस्म आता है तो हमारे दांतों पर जो बैक्टीरिया एसिड चिपका दिए रहता है तो भस्म से अपक्रिया करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, उसको हटा देता है। तो इस प्रकार से हमारे दांतों पर पीएच का प्रभाव पड़ता है। परंतु कोई लोग क्या करते हैं कि कई दिनों तक दांत नहीं धोते हैं। अगर आपके दांत का पीएच मान 5.5 से अधिक हो जाए तो इसमें जहर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। कोई लोग होता है कि कई दिनों तक दांत नहीं धोता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना दांत धोए, बिना मुंह धोए आप खाना नहीं खा सकते हैं। ठीक है, कई दिनों तक अगर कोई व्यक्ति दांत नहीं धो रहा है, अगर वो आपको दांत काट ले, तो फिर जब दांत काट लेता है तो उसके दांत में जहर अर्थात पॉइजन पाया जाता है। ठीक है, पॉइजन वही एसिड धीरे धीरे बढ़ते जहर का रूप धारण करता है। ऐसी कार्य नहीं करना चाहिए, किसी को दांत नहीं करना चाहिए। अगर दांत कोई काट दिया आपके बॉडी पर तो तुरंत आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। तो दांतों पर ये प्रभाव डालता है। अगर आप आपके दांतों में, मुंह में एसिड की मात्रा लगातार बन रही है तो इसको तुरंत ही, वैसे 2-3 घंटों पर या फिर 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पर कुछ ना कुछ आपको खा लेनी चाहिए, ताकि पीएच का मान जो है आपके दांतों पर प्रभाव न पड़े। तीसरा हो गया आपका थकान से होने वाले मांसपेशियों पर प्रभाव। जब हम बहुत अधिक कठिन कार्य करते हैं, परिश्रम युक्त, हार्ड लेबर, तो होता क्या है ना कि हमारी मांसपेशियां बहुत अधिक थक जाती है। जैसे आप रोज सुबह में उठ करके दौड़ते हो, दौड़ लगाते हो। ठीक है, दौड़ते हो 10 मिनट, आधा घंटे के बाद दौड़ने के बाद आपके शरीर में दर्द जैसी घटनाएं उत्पन्न होती है। लगता है कि आपकी बॉडी थक गई। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक अम्ल, और ये लैक्टिक अम्ल बनने के कारण ही हमारी बॉडी जो है थक जाती है, हमारी मांसपेशियां थक जाती है। तो हमारी बॉडी थके ना, इसके लिए हम क्या करते हैं कि बाहर से कोई दवाई ले लेते हैं ताकि पीएच का मान जो है वो इक्वल रहे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रभाव हो गया आपका बर्तनों के दाग धब्बों को दूर करना। जो हम भोजन पकाते हैं जिस बर्तनों में, और जिस बर्तन में हम भोजन को खाते हैं, उसमें डस्ट जैसी कुछ पदार्थ, गंदगी लग जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हम करते क्या है कि एसिड का यूज करते हैं। एसिड का, नींबू का, या फिर कोई आजकल तो बहुत सारे साबुन निकल गया है, उसका यूज करके और हम इस बर्तनों पर लगे दाग धब्बे को आसानी से छुड़ा सकते हैं। ठीक है, साफ कर सकते हैं। तो बर्तनों को साफ करने के लिए भी हम एसिड का यूज करते हैं। इसका भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है। उसके बाद है आपका मिट्टी पर पीएच का प्रभाव। अगर किसी मिट्टी का पीएच का मान बढ़ जाए, 7 से अधिक, 7 से कम हो जाए, घट जाए, या फिर 7 से अधिक हो जाए, तो फिर उस मिट्टी में कोई भी फसल बहुत अधिक मात्रा में अच्छी किस्म की नहीं उग पाती है। क्योंकि अगर किसी मिट्टी का पीएच मान स्थिर रहे, अच्छी रहे, 7 रहे, 7.0 रहे, अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि मिट्टी का पीएच मान न्यूट्रलाइज रहे, तो उसमें आपकी फसल जो है बहुत ही अच्छे किस्म की होती है। परंतु अगर वो मिट्टी की पीएच मान 7 से कम हो जाए,
तो वो मिट्टी अम्लीय हो जाता है, और या फिर 7.0 से अधिक हो जाए तो वो मिट्टी आपका भस्मीय हो जाता है। तो उस समय उस वक्त आप उस मिट्टी में कोई भी फसल रोपोगे तो अच्छी किस्म की फसल नहीं उपज पाएगी। ठीक है। और अगला है आपका जलीय जीव पर पीएच का प्रभाव। क्योंकि बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन है। ठीक है। अगला आपका प्रभाव है जलीय जीव पर पीएच का प्रभाव। अगर किसी जलाशय, मेरे कहने का मतलब पोखरा, तालाब, झील, ठीक है, या फिर यूं कहें तो समुद्र, सागर, महासागर, नदी इत्यादि में जल का पीएच मान 7.0 या फिर इसके आसपास है, तो उस जल में जलीय जीव जो है बहुत अच्छे से तैरते रहते हैं या फिर उनको जीवन यापन करने के लिए अच्छा कहा जाता है। परंतु अगर जलीय जीव के जिस जल में रहते हैं और उसमें पीएच का मान, जल के पीएच का मान 7.0 से कम हो जाए, 2.5 हो जाए, 2.1 हो जाए, 1 हो जाए, 3.5 हो जाए, 6.2 हो जाए, अर्थात मेरे कहने का मतलब कि वो जल अम्लीय हो जाए या फिर 7.0 से अधिक हो जाए, बढ़ जाए या फिर भस्मीय हो जाए यूं कहें तो उस वक्त जलीय जीव के लिए उस जल में रहना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि अम्लीय जब पानी की मात्रा अम्लीय हो जाएगा तो उसमें जलीय जीव नहीं रह पाएगा। ठीक है। और जब नहीं रह पाएगा तो उसके लिए खतरनाक हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो पीएच का मान जलाशयों में जैसे नदी, झील, तालाब, सागर, महासागर इत्यादि में भी पीएच का मान स्थिर बना रहे ताकि जलीय जीव आसानी से उसमें जीवन यापन कर सके। ये था हमारे दैनिक जीवन अर्थात डेली लाइफ पर पीएच का मान, पीएच स्केल और पीएच का मान। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से आपको हम रिपीट करा दे रहे हैं। पीएच मान किसको बोलोगे? किसी बिलियन के पीएच का मान जो उसमें उपस्थित H प्लस आयनों के लघुकोणक के ऋणात्मक मान होता है, अर्थात pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है। अर्थात pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन। दुनिया में कुछ पदार्थ होते हैं जिनका pH वैल्यू आपसे कई बार एग्जाम में पूछता है। आप चाहे 10th का एग्जाम के देने के लिए उसमें ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड पूछता है, या फिर आप बिहार पुलिस, एसएससी, कोई भी आप एग्जाम देने जाओ तो इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता ही रहता है। पूछता है कि अमाशय रस अर्थात हमारे पेट में पीएच का वैल्यू कितना होता है? 1.0 होता है। नींबू के रस का पीएच का मान कितना होता है? 2.5 होता है। सिरका का 3.0 होता है। टमाटर का रस का 4.1 होता है। पसीने का 4.5 होता है। अम्लीय वर्षा का 5.6 होता है। पेशाब का पीएच मान 6.0 या फिर 6 होता है। दूध का पीएच मान 6.5 होता है। शुद्ध जल का 7.0 होता है। आंसू का 7.3 होता है। खून में हमारा पीएच मान 7.4 होता है। पित्त में 7.5 से 8.8 होता है और चूना जल का 11.0 होता है। यूं करें अगर बात रक्त का, तो रक्त जो है आपका भस्मीय होता है। ठीक है। और हमारे डेली लाइफ पर पीएच का मान होता है, तो पाचन तंत्र पर हमारा पीएच का मान अगर घटता है बढ़ता है तो हमारे पाचन तंत्र पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा बाल सफेद हो जाता है। ठीक है। दांतों पर प्रभाव, अगर हमारे कई दिनों तक मुंह नहीं धोते हो तो आपका दांत जो है सड़ने लगता है, खराब होने लगता है। तो प्रतिदिन आपको मुंह धोना चाहिए, क्योंकि नहीं धोगे तो उसमें अम्लीय की मात्रा लगातार बढ़ते रहता है, धीरे धीरे आपके मुंह से गंध आने लगती है। आपको मुंह प्रतिदिन अवश्य धोना चाहिए, ब्रश अवश्य करना चाहिए, प्रत्येक दिन जीभी भी करनी चाहिए। ठीक है। और ब्रश करते समय दांतों का बहुत कम यूज करना चाहिए, ब्रश और पेस्ट का यूज अधिक करो, जिससे आपके दांत जो है सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। उसके बाद बर्तनों पर लगे दाग धब्बों को हम एसिड डाल करके वहां से उसको दूर कर सकते हैं। मिट्टी पर पीएच प्रभाव, अगर किसी मिट्टी का पीएच मान 7 रहे, यूं कहें तो स्थिर बना रहे, तो उसमें फसल जो है बहुत अच्छी किस्म की होती है। अगर इससे घट जाए तो मिट्टी अम्लीय हो जाती है और इससे बढ़ जाए तो मिट्टी जो है भस्मीय हो जाती है। ठीक है। तो उस वक्त मिट्टी में बहुत अच्छी किस्म की फसल नहीं उपज पाती है, इसलिए मिट्टी के पीएच मान 7.0 कराना भी बहुत आवश्यक है हमारे डेली लाइफ में। और उसके बाद है जलीय जीव पर पीएच का प्रभाव। तो किसी भी जलाशय, समुद्र, सागर, महासागर, झील, नदी, झील, तालाब, पोखरा, तालाब इत्यादि के पानी का पीएच मान 7 या फिर इसके आसपास रहना चाहिए, जिससे जलीय जीव उसमें रहने के लिए अनुकूल हो। अगर इसे घट जाए या फिर बढ़ जाए तो फिर जलीय जीव के रहने के अनुकूल नहीं रह पाता है वो पानी, और वो मर जाते हैं। ठीक है।
तो हमारे ये रहा हमारे डेली लाइफ में पीएच का मान। उसके बाद है प्रबल अम्ल और तनु अम्ल, किसको बोलोगे? तो प्रबल अम्ल अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड, किसको बोलोगे? तो दुनिया के वैसे सभी अम्ल जो जल में घुल करके बहुत अधिक मात्रा में H+N को मुक्त करते हैं वो आपका प्रबल अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। दूसरा हो गया आपका तनु या फिर दुर्बल अम्ल। दुनिया का वैसे सही पदार्थ जो जल में घुल करके बहुत कम मात्रा में H+N को मुक्त करते हैं, H+N को मुक्त करते हैं परंतु बहुत कम मात्रा में, ठीक है, वो आपका तनु या फिर दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हो गया आपका सिरका CH3COOH या फिर H3BO3 अर्थात बोरिक एसिड, ये आपका बोरिक एसिड कहलाएगा, ये आपका सिरका अर्थात एसिटिक एसिड कहलाएगा। प्रबल या फिर सांद्र अम्ल का एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl, ये आपका पेट में पाया जाता है आमाशय में और इसके पीएच मान होता है 1.0 या फिर 1 होता है। दूसरा हो गया आपका H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम दूसरे शब्दों में इसको तेजाब भी बोलते हैं, रासायनिक करार भी बोलते हैं, किंग केमिकल भी बोलते हैं, बैटरी एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इतना सारा यूज होता है H2SO4 का। उसके बाद है HNO3 अर्थात नाइट्रिक एसिड, इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं और सोरे का अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से रिलेटेड पीएच स्केल, पीएच वैल्यू, डेली लाइफ, ठीक है। अगर वीडियो अवश्य लगे तो लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।